संसद क्यों चाहिए। ठीक है, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के ही द्वारा शासन है लोकतंत्र। अब मान लो कि पूरी पब्लिक को, पूरी जनता ही शासन कर रही है, टॉपिक पे फैसला लेना है तो क्या सारी जनता, पूरे देश की जनता एक साथ किसी मैदान में इकट्ठा हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये फैसला सही है, कुछ लोग कहेंगे कि ये फैसला गलत है। कई मामले ऐसे हैं तो फिर जनता शासन कैसे करे। तब यह व्यवस्था बनाई गई कि हम लोग अपने लीडर को वोट देकर चुनकर संसद में भेजेंगे और वो हमारी जनता की आवाज होंगे। जैसे रमेश बिधूड़ी हमारे सांसद है पूरे साउथ दिल्ली के, तो रमेश बिधूड़ी संसद में जो बोलेंगे ना, पूरे साउथ दिल्ली के पब्लिक की वो बात होगी। जैसे हमने भी वही कहा जो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, तुम्हारा पूरा फैमिली वही कह रहा है जो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं। ऐसा एक सिस्टम बना है। और ये सारे सांसद जो हैं चुन के कहाँ बैठते हैं एक साथ, संसद में क्या होता है, किसी भी टॉपिक या किसी भी कानून पर डिस्कशन। संसद में क्या होता है भाई, जनता का शासन है तो जनता फैसला लेगी ना कि किसी टॉपिक पे क्या करना। तो जनता के बिहाफ में कौन फैसला ले रहा है, जनता का सांसद। और पूरे देश के सांसद कहीं ना कहीं बैठ के तो फैसला लेंगे कि डिसीजन कैसा होना चाहिए। तो वही जगह जो है वो संसद है। यहाँ पे सांसद बैठ के किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं और अंतिम फैसला लेते हैं। समझ में आया। तो अब देखते हैं संसद क्यों चाहिए, ये पता चल गया। अब देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है। तो को इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये तो बिल्कुल सही है। अब लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जनता का शासन है, इसलिए लोग फैसला लेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भगत सिंह को फांसी पड़ गई, चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लग गई। पता नहीं कितना संघर्ष किया भारत के लोगों ने। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, बहुत सारे तबके थे। तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों के, कि स्वतंत्रता हो हमारे देश में, समानता हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, और निर्णय प्रक्रिया में क्या हो, उनकी हिस्सेदारी हो। औपनिवेशिक शासन, देखते रहो, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों का शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। अंग्रेजों के शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, कुछ भी नहीं बोल पाते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता, बहुत खतरा उठाना पड़ता था। कुछ भी बोले तो उनको जेल हो जाती थी या लाठी डंडे बरसने लगते थे। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश कर। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न का अधिकार मिलना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस ने क्या डिमांड किया कि विधायिका, जिसमें देश के नेता चुन के आते हैं, तो उसमें हमारे भी नेता चुन के जाने चाहिए और जो भी बजट पे चर्चा होती है उसमें हमारे लोग भी अपना बात रखेंगे। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था
और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। विधायिका बनी थी उसमें सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का भी अधिकार नहीं मिला, जबकि देश के लोग चाहते थे कि हम सभी लोग वोट दें और निर्णय प्रक्रिया में भाग लें। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रख, मतलब जो लोग भी आंदोलनकारी थे, जो नेता लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको ये लग चुका था कि भारत के लोग अब फैसला ले सकते, ऐसी सरकार होगी, उनको समझ में आ रहा है और सभी को फैसला लेने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि सभी को इतना संघर्ष करते करते पता चल गया है कि कैसे फैसला लेना है। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। स्वतंत्रता के पहले भी सरकार थी और स्वतंत्रता के बाद भी सरकार बनी। अंतर क्या हुआ कि पहले की सरकार असंवेदनशील थी, पब्लिक क्या कह रही है उससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, संवेदनशील रहना पड़ेगा। पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, पब्लिक की क्या मांग है, ये सुनना पड़ेगा। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। इसलिए संविधान में क्या लिखा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार सबको है। ये पूछ सकता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का, जो भी 18 साल से ऊपर है सभी को वोट देने का अधिकार है। 3 चीजें हैं। सार्वभौमिक वयस्क मत, जो भी 18 साल के ऊपर है वोट दे सकते हैं, सभी लोग केवल एक ही वोट दे सकते हैं और सभी के वोट की वैल्यू बराबर, धनी गरीब या जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट की वैल्यू अलग नहीं है। लोगों की वोट की वैल्यू एक ही है, बराबर है। ठीक है, लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग अपने प्रतिनिधि क्यों चुनते? देखो, लोगों की सहमति किसी भी फैसला में पूरे भारत के लोगों की सहमति लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब क्या होता है, चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। किसी भी फैसला लेने में लोगों की हिस्सेदारी का होना, तो कैसे लोग भाग लेंगे फैसला लेने में? लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उनके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र की मूल सोच क्या है? व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए तुम देखी होगी कि कई नेता जो होते हैं बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, और वो सारे पढ़े लिखे ऑफिसर और सारे पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा है और लोकतंत्र में लोग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। द्रौपदी मुर्मू को लोगों ने चुन के नहीं भेजा है। द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू बहुत पढ़ी लिखी है, पहले राज्यपाल थी, उनके बारे में जानती हो? वो टीचर भी थी। तुम उनके शक्ल देख के कह रही हो क्या कि दलित नहीं है, वो आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला मतलब जो जंगल में लोग रहते थे, तो सारे जंगल में लोग रहने वाले लोग अनपढ़ नहीं होते, जंगल में रहते थे, उन्होंने कोई कल्चर नहीं अपनाया। तो जनता के चुने हुए लोग हैं, इसीलिए जनता ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो नेता बन सकते हैं और सबके ऊपर शासन कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सरकार को अब अपनी मंजूरी कैसे देता है, इसके बारे में देखते हैं।
जैसा कि आपने पढ़ा, मंजूरी देने का तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाती है। जो भी समूह जीत जाता है वही समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। सारे सांसद जो है ग्रुप वाइज में एक समूह में है, उसी को हम संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। सरकार को नियंत्रित भी करती है संसद और उसका मार्गदर्शन भी करती है कि आपको कैसे काम करना है। आपको निरंकुश भी नहीं होना है, बिल्कुल अपनी मर्जी से काम नहीं करना है। कैसे काम करना है सब कुछ डिस्कशन से होता है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग ही उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यह जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है, लोकतंत्र। अब देखो संसद की भूमिका, देखो ये चीजें हम याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। मतलब देश का कानून कौन बनाती है? भारतीय संसद। इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दो सदन होते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, याद रखना। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दो सदन, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा के 245 सदस्य, लोकसभा में कुल 545 सदस्य। संसद की भूमिका क्या है? कानून बनाना, डिस्कशन करना। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती है क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता ने उनको चुन के भेजा है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव, राज्य में जो चुनाव होते हैं ना, उसी तरीके से लोकसभा के लिए भी चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। पूरे देश को 545 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है और वहां से संसद चुन के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र से एक आदमी सांसद बन के आता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो, चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। एमपी साहब कब लोग कहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाते हैं। पार्लियामेंट का मतलब संसद। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने। एक बार पूरे भारत में संसद का चुनाव हो गया। अब संसद को आगे क्या करना है? हम लोग केवल सांसद को चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। अब सांसद चुने जाने के बाद आगे क्या क्या करता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री कौन चुनता है? सांसद अपना नेता चुनता है। समझ में आया? सांसद क्या करते हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है,
भारतीय संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। कोई भी पार्टी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे तो उसे बहुमत चाहिए। चूंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 272 सांसद, यदि तो किसी की पार्टी के पास 272 सांसदों का समर्थन है तो वो सरकार बना सकती है। क्लियर है? संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। देखो, एक दल ने तो सरकार बना लिया और जो सरकार नहीं बना पाते हैं या उनके गठबंधन में शामिल नहीं हो पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं, जो सरकार का हिस्सा नहीं होते। सांसद तो हैं लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है तो उन्हें क्या कहते हैं, विपक्ष। सांसद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कार्यपालिका का चुनाव करना। देश का शासन कैसे चलेगा। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका ऐसे लोगों की समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। कहते हैं सरकार ये काम नहीं कर रही है, सरकार वो काम नहीं है। सरकार मतलब क्या होता है, इस सारे कानून का नियम कौन पूरा करवाती है, वही कार्यपालिका। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। सत्ताधारी दल जो सरकार बनाया है उसका सबसे हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। अब प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करेंगे। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालेंगे। सभी सेक्टर में क्या करेंगे, ये कानून को लागू करवाएंगे। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन बनाकर सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि किसी एक पार्टी को 272 सीट नहीं मिलता है तो क्या होता है, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां मिलकर 272 सीट या 272 सांसद को पूरा कर लेती हैं और सरकार बना लेती है और साझा मुद्दे पर काम करती है। मतलब ऐसे मुद्दे जिस पे सारी पार्टियां जो सरकार में है वो सहमत हो। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा भी बोल सकती है कि ये कानून बनना चाहिए। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। कोई भी विधेयक कानून बनना चाहता है, कानून बनाना है तो राज्यसभा की भी मंजूरी उसको होनी चाहिए। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। क्या करता है, जो भी लोकसभा ने कानून बनाए हैं उसको समीक्षा करता है और जरूरत पड़ी तो संशोधन भी करता है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो लोग विधानसभा में चुने जाते हैं ना, विधायक, वो विधायक राज्यसभा के सांसद चुन के भेजते हैं। डायरेक्ट पब्लिक नहीं चुनती इनको।
राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अब देखो, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद का काम क्या है? सरकार को नियंत्रित करना, सरकार को मार्गदर्शन देना, सरकार को जानकारी देना कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। संसद के सत्र में सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। सभी लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। हमें ये बताइए, तो हमें ये बताइए। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, बताया जाता है कि आप ये गलत फैसला ले रहे हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए अपनी जनता की राय को जानने का मौका मिलता है। सरकार भी जान जाती है कि अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में जनता का क्या अनुमान है, क्या अनुभव है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए, प्रश्नकाल होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल अहम भूमिका अदा करते हैं। विपक्षी दल क्या करते हैं? वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। विपक्षी दल क्या करते हैं? सरकार की कमियों को बाहर लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो सही हैं, बाकी सब गलत है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। सांसद प्रश्न पूछते हैं तो सरकार को पता चल जाता है कि देश में किस तरह का माहौल है। इसके चलते सरकार भी चुस्त रहती है। सरकार निकम्मी की तरह काम नहीं कर सकती, सरकार भी सावधानी से काम करती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त से जुड़े मामले जो होते हैं उसमें लोकसभा ही मंजूरी देती है, तो लोकसभा के सारे संसद की मंजूरी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रित करते हैं। मतलब वित्तीय मामले में भी संसद सरकार पर नियंत्रण करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसको सूचित करते हैं। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद सरकार को कंट्रोल करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। अब सांसद का अगला काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून। संसद में कौन लोग होते हैं इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। गांव से हो या शहर से कोई मैटर नहीं करता। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी बढ़ गए हैं संसद में। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वो भी अब जीतकर आने लगे हैं। जैसे देखो, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी गई है, देखी हो ना। और उसके पहले एक दलित राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो
यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते, और इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित सीट भी दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्र में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार। रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है कि जिस क्षेत्र में रिजर्वेशन है उस क्षेत्र में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह से संसद में उठा पाएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीट होना चाहिए। इस सवाल पर अभी बहस भी जारी है। 60 साल से पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। आज भी उनकी हिस्सेदारी केवल 11% से जरा सी ऊपर पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उनकी बहुत कम जगह मिल रही है। ठीक है, आधी आबादी औरतों की है तो औरतों की संख्या भी संसद में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश में ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं, क्या वास्तव में लोकतंत्र है कि नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत में लोगों की आस्था को झलकाती है। भारत में लोकतंत्र की आस्था को झलकाती है। लोकतंत्र की आस्था है भी और उसमें लगातार सुधार भी किया जा रहा है।